अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक और नए चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 7 जोग्राफ़ी का चैप्टर नंबर है 7 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। और अर्थ इज़ अ यूनिक एज इट हैज़ ए ग्रीन कवर ओवर इट विच इज़ कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। जैसे कि हमने ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारी ज़मीन सबसे यूनिक प्लेनेट माना जाता है इस पूरे सोलर सिस्टम में, क्योंकि ये एक किस्म की हरम भरी, इसके अलावा यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, इसीलिए इसको हम एक यूनिक प्लेनेट मानते हैं। इसके बावजूद यहाँ पे एक ग्रीन कवर है, इसको हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। द ग्रीन कवर इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ सनलाइट वाटर एंड सॉइल अवेलेबल ऑन द अर्थ। जैसे कि जो ग्रीन कवर यहाँ पे पॉसिबल तभी मुमकिन हो सका है क्योंकि यहाँ पे पानी मौजूद है और यहाँ पे मिट्टी मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे जो सनलाइट है, इसकी वजह से यहाँ जो ज़मीन है वो एक किस्म की ग्रीन वेजिटेशन यहाँ पे बनाने में कामयाब रही है। द प्लांट प्रोड्यूसर देयर ओन फूड फ्राम सनलाइट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि हम सबको को मालूम कि पौधे अपने खाना जो ग़ज़ा है वो ख़ुद बनाते हैं, किससे? जैसे कि सनलाइट से और वाटर से और कार्बन डाइऑक्साइड से। सनलाइट एंड रेनफॉल आर द टू वाइटल फैक्टर्स विच कंट्रोल द टाइप ऑफ वेजिटेशन। जैसे कि जो सनलाइट है, सूरज की रोशनी और जो रेनफॉल, दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है किसके लिए? जैसे पूरा वेजिटेशन को कंट्रोल करने के लिए, उसको काबू करने के लिए। अगर ये इन दोनों में से एक भी अगर जो एलिमेंट है अगर नहीं पाया जाएगा तो यहाँ पे जो वेजिटेशन ग्रो करना बहुत ही कम ही पॉसिबल हो सकता है। वेयरिंग अराउंड ऑफ सनलाइट एंड रेनफॉल इन डिफरेंट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड हैव गिवन राइज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। जैसे कि पूरी दुनिया में अलग किस्म के पौधे पाए जाते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है? आपके सनलाइट पे, आपका रेनफॉल पे डिपेंड करता है। इसके अलावा उस इलाके की जो टोपोग्राफी है, जो सॉइल स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ किस टाइप के पौधे पाए जाते हैं या किस टाइप के पौधे पाए जाएंगे। और बायोस्फीयर हैज़ ए ग्रेट वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स। जैसे कि हमारा जो बायोस्फीयर है, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म बैठते हैं, यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाई जाती है, फ्राम माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया टू ह्यूज प्लांट एंड एनिमल्स। जैसे कि यहाँ छोटे छोटे जरासीम से लेके यहाँ पे बड़ी बड़ी दरख्तें, जानवर हैं, यहाँ पे पाए जाते हैं हमारे बायोस्फीयर में। साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 1.7 मिलियन ऑर्गेनिजम्स। अभी तक साइंसदानों ने तकरीबन 1.7 बिलियन जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो दरियाफ़त की चुके हैं या इसको निशानदेही कर चुके हैं। दिस ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। इसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जैसे कि बहुत सारे जो अलग अलग किस्म की जो स्पीशीज से किसी इलाके में पाए जाते हैं उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। टू सपोर्ट लाइफ इन डिफरेंट सराउंडिंग, नेचर हैज़ ए सिस्टम which ensure that living things get everything they need to survive from their surrounding। जैसे कि जो बायोस्फीयर एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, जहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक स्टेबल कंडीशन में, एक फेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर पाए या यहाँ पे ज़िंदा रह पाए। इसीलिए जो बायोस्फीयर उनको जितनी भी जो पॉसिबल जो सपोर्टिंग सिस्टम है वो प्रोवाइड करता है। लेट अस सी हाउ दिस सिस्टम वर्क। चलो हम पढ़ेंगे कि किस तरह ये सिस्टम काम करता है, किस तरह हमारे पास जो इकोसिस्टम है या बाकी जो बायोटिक सिस्टम है वो किस तरह मदद करता है हमारे यहाँ पे ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रखने के लिए या अलग अलग प्लांट स्पीशीज़ या एनिमल स्पीशीज़ को ज़िंदा रखने के लिए। आज हम पढ़ेंगे इसके अलावा इकोसिस्टम के बारे में। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा इकोसिस्टम किसको कहते हैं। इकोसिस्टम एक्चुअली क्या एक लाइफ सपोर्टिंग यूनिट है, जहाँ में नेचर में जो हमारे जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर। उसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं कि हमारे जो ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो एक्चुअल में इंटर कनेक्टेड है एक दूसरे से, जिसकी वजह से हमारे पास एक सिस्टम बना, उसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड। जैसे कि तमाम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एनर्जी की ज़रूरत है, ताकत की ज़रूरत है। इसके लिए वो क्या करते हैं, जैसे कि खाना जो फूड है वो प्रोवाइड करते हैं, या हम कहेंगे खाना खाते हैं। एनिमल लाइक गोट ईट ग्रास। जैसे कि जो जानवर, जो गोट से बकरियाँ हैं, वो क्या खाती है? घास खाती है। एंड टर्न दे आर ईटन बाय एनिमल्स। जैसे कहा जाता है कि बकरियाँ क्या खाती? घास खाती है। इसके बावजूद जो कुछ जानवर से वो बकरियों को खाते हैं या उसी जानवर को खाते हैं, लाइक टाइगर। इस तरह टाइगर, जैसे कि बकरी घास खाती है और जैसे कि जो टाइगर से वो जानवर को खाते, बकरी को खाता है। When these plants and animals dies, microorganisms feed on their remains। जैसे ही जब भी ये जो प्लांट्स है या जो बाकी जो एनिमल्स है वो मर जाते हैं, मुर्दे हो जाते हैं, उसके बाद ये क्या हो जाते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं या सड़ने लगते हैं। उसके बाद उनके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनपने लगते
हैं। द ब्रोकन डाउन रिमेन्स रिलीज मटेरियल्स बैक टू द इन्वायरमेंट फॉर रीयूजेस, जैसे कि जो भी मटेरियल वहाँ पे पाया जाता है उसको दोबारा हमारा जो सिस्टम है, हम कहेंगे हमारे जो नेचर में दोबारा रीयूज होता है हमारे इन्वायरमेंट में। Thus, a life-supporting unit in nature where living things are dependent on each other normal is called ecosystem। इसलिए जो लाइफ सपोर्टिंग यूनिट है हमारे नेचर में, जहाँ पे तमाम जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग थिंग्स है जो डिपेंड हो एक दूसरे के ऊपर, उसी को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। हमारे माहौल में जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है, तो एक दूसरे के ऊपर, उसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। देयर आर मनी टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, जैसे कि इकोसिस्टम के बहुत सारे टाइप्स हैं। द इकोसिस्टम ऑफ डिज़र्ट इज कॉल्ड डिज़र्ट इकोसिस्टम, जैसे कि जो इकोसिस्टम जो रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है उसी को हम डिज़र्ट इकोसिस्टम कहते हैं। वेयर इज़ द रीजन वेयर द मेन वेजिटेशन इज ग्रास इज कॉल्ड द ग्रासलैंड इकोसिस्टम, जैसे वो इलाका है जहाँ पे बहुत सारा घास पाया जाता है उसको हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम कहते हैं। ईच इकोसिस्टम सपोर्ट सर्टन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि हर एक जो इकोसिस्टम है वो सपोर्ट करता है अलग अलग किस्म के ऑर्गेनिजम्स को, अलग अलग किस्म के जानवरों को, अलग किस्म के स्पीशीज को। फॉर एग्जांपल ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका सपोर्ट ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक ज़ेब्रा, जैसे कि जो अफ्रीका में जो ग्रासलैंड है, जैसे कि खासकर वो जगह जहाँ पे बहुत सारे घास पाया जाता है अफ्रीका में, वहाँ पे बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं जैसे कि ज़ेब्रा से। एनिमल लाइक लायंस विच ईट द एनिमल्स आर सो फाउंड हियर, जैसे कि वो जानवर जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, खासकर जो लायंस है, टाइगर से, वो भी अफ्रीका के जो ग्रासलैंड में पाए जाते हैं। इसके बाद हमारे पास फॉरेस्ट्स, एन एरिया वेयर ट्रीज आर डोमिनेटेड वेजिटेशन इज कॉल्ड फॉरेस्ट, जैसे कि वो इलाका है जहाँ पे बहुत सारे पैमाने पे दरख्तें पाई जाती हो, उस इलाके को हम फॉरेस्ट कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम द ट्रीज अदर काइंड्स ऑफ प्लांट्स सच एज द क्रीपर्स, क्लेम्बर, हर्ब्स, श्रब्स एंड द बुशेस आल्सो ग्रो इन फॉरेस्ट्स, जैसे कि दरख्तों के अलावा जंगलों में ज़्यादातर यहाँ पे जो क्रीपर्स जैसे कि रेंगने वाले पौधे पाए जाते हैं, कि या क्लेम्बर्स चढ़ने वाले पौधे होते हैं, हर्ब्स या छोटे छोटे जो खासकर पौधे होते हैं। इसके अलावा जो बुशेस से झाड़ियाँ हैं ये भी वहाँ पे पाई जाती हैं, यहाँ पे ग्रो होती है। यूजुअली फॉरेस्ट आर फाउंड इन रीजन वेयर annual rainfall is fairly high and summer temperature is above 10 डिग्री सेंटीग्रेड। कहा जाता है कि जंगलात उन्हीं जगहों में पाए जाते हैं जहाँ पे सालाना बहुत अच्छी खासी बारिश पड़ती हो। इसके अलावा वो जगह जहाँ पे टेम्परेचर तकरीबन 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा वहाँ पे पाया जाता है, उन्हीं इलाकों में अच्छे खासे जंगलात पाए जाते हैं, या उसी पैमाने पे वहीं पे जंगलात ज़्यादा पाए जाते हैं। फॉरेस्ट कैन बी क्लासिफाइड इन फॉलोइंग कैटेगरी, अब फॉरेस्ट को अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है या क्लासिफाइड किया हुआ है, जैसे कि ऑन द बेस ऑफ रेनफॉल, ऑन द बेस ऑफ टेम्परेचर। जैसे कि फॉरेस्ट को दो टाइप्स हम कहेंगे, या दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है उसको डिवाइड करने के लिए या कैटेगराइज करने के लिए। एक जैसे कि जो रेनफॉल और टेम्परेचर, दूसरा टाइप ऑफ वेजिटेशन, किस टाइप का वेजिटेशन वो पाया जाता हो। ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, जैसे कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट से भी पता चलता है, ट्रॉपिकल वो फॉरेस्ट होते हैं जो ज़्यादा गर्म इलाके में पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल उस इलाके को कहते हैं जो इक्वेटर के करीब पाया जाता है। एवरग्रीन वो जंगलात हैं जो हरे भरे रहते हैं साल भर। तो कहने का मतलब है जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वो जंगलात हैं जो साल भर हरे भरे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी बारिश पड़ती है। इसके अलावा यहाँ साल भर अच्छी खासी गर्मी पड़ती है, इसी वजह से ये जंगलात हरे भरे रहते हैं और तेज़ी के साथ ग्रो करते हैं। They are found in a region having hot and humid climate which help in the thick growth of the vegetation, जैसे कि ये वो जगह पाए जाते हैं जहाँ पे हॉट जैसे गर्म के अलावा ह्यूमिड नमी वाले यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन पाई जाती है, जो मदद करती है वहाँ पे घने जंगलात को ग्रो करने के लिए, वहाँ पे घने जंगलात को वहाँ पे ग्रो करने के लिए। दिस फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ द टॉल ट्रीज विद ब्रॉड लीव्स, जैसे कि इन जंगलों में ज़्यादातर ऊंची ऊंची या हम कहेंगे लंबी दरख्तें पाई जाते हैं, यहाँ के जो पत्ते हैं बहुत ब्रॉड होते हैं। द ब्रांचेस ऑफ दिस ट्रीज आर सो इंटरमेगलेट दैट दे फॉर्म ए थिकी कैनोपी एट द टॉप, जैसे कि यहाँ की जो ब्रांचेस है इतनी आपस में जुड़ी हुई कि ये क्या करती है, एक छतरी की तरह कैनोपी बनाती है। कैनोपी कहते हैं एक छतरा जैसा स्ट्रक्चर जिससे सूरज की रोशनी नीचे तक नहीं पहुँच पाए। Different species of all the intermixed which makes commercial exploitation of this forest are very difficult, जैसे कि यहाँ पे नहीं घने जंगलात या घने होने की वजह से या ज़्यादा जो दरख्त होने की वजह से यहाँ एक्सप्लॉयटेशन करना आसान नहीं, क्योंकि यहाँ पे थिकनेस की वजह से बहुत कम ही लोग वहाँ अंदर घुस पाते हैं, हम कहेंगे वहाँ पे इंटर कर पाते हैं। दिस फॉरेस्ट इज कंसिस्ट ऑफ द हार्ड वुड ट्रीज लाइक द इबोनी मैगमोनी एक्स्ट्रा, जैसे कहा जाता है कि यहाँ पे खासकर दो किस्म की इंपॉर्टेंट दरख्तें पाई जाती है, इबोनी और मैगमोनी। दे आर वेल्यूबल एज देयर वुड
इज़ वेरी गुड फॉर मेकिंग फर्नीचर, जैसे कि ये सबसे ज़्यादा क्या है वैल्यूबल है, जैसे कि बहुत ज़्यादा कीमती मानी जाती है क्योंकि इनकी लकड़ी बड़े पैमाने पे जैसे कि फर्नीचर के लिए इस्तेमाल की जाती है। द मेन रीजन दैट हैव सच फॉरेस्ट आर इन द ज़ाहरी बेसन इन अफ्रीका, जैसे कि जो मेन इलाके हैं वो कहाँ पे ज़्यादातर जो ज़ाहरी बेसन जो अफ्रीका है, जैसे कि जो कंगो के ऊपर वाला जो इलाका है वहाँ पे इस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। द अमेज़न बेसन ऑफ इन साउथ अमेरिका एंड आइलैंड ऑफ साउथ ईस्ट कंट्रीज़, जैसे कि इसके अलावा दुनिया के सबसे ज़्यादा जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो अमेज़न बेसन में पाए जाते हैं, जैसे कि साउथ अमेरिका, जैसे ब्राज़ील और अर्जेंटीना के जो साइड वाला इलाके यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं और साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। ये होगी किसके बारे में, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में। अगर आप मैं अच्छी तरह देख पाओ तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो कलर है वो तकरीबन जो नेवी ग्रीन कलर का है यहाँ पे। ये वाला जो इलाका इसी को ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वाला इलाका माना जाता है, जैसे कि हमारा अफ्रीका का इलाका है। इसके बाद ये साउथ अमेरिका का, जहाँ पे जो अमेज़न बेसन है इस इलाके में पाया जाता है, और बाकी जो कोंगो का जो इलाका है यहाँ पे भी घने जंगलात पाए जाते हैं। इसके बाद हमारे पास है ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। These are the forests of the region having the moderate temperature and rainfall, जैसे ये वो रीजन्स, ये वो फॉरेस्ट है जो खासकर मॉडरेट टाइप के जो रेनफॉल और मॉडरेट टाइप के जो टेम्परेचर वाला इलाके में पाया जाता है। द रेनफॉल इज़ लेस देन इन एवरग्रीन रीजन्स बट द टेम्परेचर रिमेंस हाई, जैसे कहा जाता है कि यहाँ पे जो रेनफॉल तो बेशक कम होती है मगर टेम्परेचर बहुत अच्छा खासा गर्मी रहती है। इन इलाकों में खासकर जो रेनफॉल की जो पैमाना है वो बहुत कम होता है, मगर कि फिर भी जो टेम्परेचर रहता है ज़्यादा रहता है वहाँ पे तकरीबन जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बराबर ही रहता है। टू कंजर्व वाटर द ट्रीज शेयर देयर लीव्स, जैसे कहा जाता है कि पानी को कंजर्व करने के लिए दरख्तें क्या करते हैं, साल में जब भी ड्राई सीज़न आता है उसे अपने पत्ते गिरा देती हैं। दे आर फाउंड इन द मानसून रीजन ऑफ एशिया, ज़्यादातर ये जो जंगलात है डिसीडस फॉरेस्ट है वो मानसून रीजन ऑफ एशिया में पाए जाते हैं, जहाँ पे सीजनल जो रेनफॉल होती है, जो ही रेनफॉल सीज़न ख़त्म होता है तो पत्ते गिरने लगते हैं। इन सेंट्रल अमेरिका एंड नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया, ज़्यादातर ये जो सेंट्रल अमेरिका के अलावा नॉर्दर्न अमेरिका में इस टाइप की जो खासकर जंगलात पाए जाते हैं। These forests are not very dense and trees are मीडियम हाइट, जैसे कि ये जंगलात ज़्यादा घने नहीं, और कहा जाता है कि इनकी जो हाइट है वो मीडियम है, ज़्यादा ऊंची या ज़्यादा लंबी दरख्तें नहीं होती हैं। दिस फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ द ट्रीज विद हाई कमर्शियल वैल्यू, कहा जाता है कि यहाँ की जो दरख्तें ज़्यादातर जो कमर्शियल वैल्यूबल दरख्तें मानी जाती है, बड़े पैमाने पर कीमती दरख्तें मानी जाती हैं। ठीक, दीदार बेमो एंड और रोसवुड एंड यूकलिप्टस आर इम्पोर्टेंट कमर्शियल टिम्बर्स, जैसे कि यहाँ पे जो टीक है या बाकी जो हमारे पास देदार है या रोसवुड से, ये कुछ इंपॉर्टेंट कमर्शियल टिम्बर्स है जो बड़े पैमाने पे बहुत सारी जैसे की चीज़ें बनाने के इस्तेमाल की जाती है। वाइल्ड लाइफ इज़ नॉट वेरी रिच बट एलिफेंट, टाइगर, लिपोर्ड एंड राइनोसोर्स इनहेबिटेड दिस फॉरेस्ट, जैसे कि यहाँ पे बहुत कम ही जानवर रहते हैं, या हम कहेंगे कि ज़्यादा पैमाने के जानवर नहीं रहते हैं, फिर भी यहाँ पे बहुत सारे जो एलिफेंट से, टाइगर से, लिपोर्ड से या राइनोसोर से यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके बाद हमारे पास है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में। दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द वार्म टेम्परेट एरिया, जैसे कि ये वो जंगलात है जो ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, वार्म टेम्परेट एरियाज में पाए जाते हैं। दे हैव मिक्सड वेराइटी ऑफ ट्रीज, जैसे कि यहाँ पे मिक्सड वेराइटी ऑफ ट्रीज पाई जाती है, अलग अलग किस्म की दरख्तें पाई जाती है। दिस प्लांट्स हैव मिक्सड डिसीडस एंड coniferous vegetation while the highland only have softwood coniferous trees, यहाँ पे जैसे कि डिसीडस पौधे भी कुछ पाए जाते हैं और कुछ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। द टिम्बर इन दिस एरिया इज़ नोन फॉर इट्स क्वालिटी, जैसे कि यहाँ की जो लकड़ियाँ हैं सबसे बेहतरीन मानी जाती है अपनी क्वालिटी के लिए। इंपॉर्टेंट स्पीसीज ऑफ ट्रीज आर पाइन, ओक एंड एप्लिट्स, बम्बो एंड मलबरी ट्रीज, जैसे कि यहाँ के जो इंपॉर्टेंट जो ट्रीज है इस टाइप के जंगलों में ज़्यादा जो पाइन है, ओक है, यूकलिप्टस से, बाकी बम्बो है या मलबरी ट्री से, ये बड़े पैमाने पर इन जंगलों में पाई जाती। इनहेबिटेड ऑफ दिस रीजन्स रेयर केटल्स, पिग्स एंड शिप्स, यहाँ पे कुछ जानवर भी पाए जाते हैं जिसमें ज़्यादातर जो केटल्स या पिग्स है, शिप्स है, जो बहुत कम कलील दूसरे जंगलों में कम पाई जाती, इन्हीं जंगलों में ज़्यादा पाई जाती है। दिस एनिमल्स प्रोवाइड मीट, वूल एक्स्ट्रा, जैसे कि ये जो जानवर है ज़्यादातर हमें मीट देते हैं, जैसे कि गोश्त के अलावा जो ऊन है या वूल
वो हमें प्रोवाइड करते हैं। द मेन एरियाज ऑफ और द साउथ ईस्टर्न यूएसए, जैसे जो मेन एरिया वो कौन सा है, साउथ ईस्टर्न यूएसए, इसके बाद साउथ चाइना, इसके बाद साउथ ईस्टर्न ब्राज़ील। एक 3 इंपॉर्टेंट जो इलाके हैं हम कहेंगे जो रीजन से, यहाँ पे बड़े पैमाने पे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं।